So hello dear students, welcome to this session of ICT Virtual Classroom. ICT वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश अमोला, टीचर फिजिक्स ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स को, कक्षा 12 भौतिकी विज्ञान के आपके सब्जेक्ट को। अपने प्रीवियस क्लासेस में जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कशन कर चुके हैं सभी आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सो उनको एक बार रिवाइज जरूर कर लें। आज की क्लास में जिस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है किसी चालक से संबंधित एक गुण होता है। क्या गुण होता है, किस प्रकार की प्रॉपर्टी इसमें होती है, क्या क्या इंपॉर्टेंट बातों का हमको ध्यान रखना है, उन सभी को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे। चलिए अपना ध्यान अपनी अपनी स्क्रीन पर रखिए, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। सो डियर स्टूडेंट्स, अनुगमन वेग को समझने के लिए यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस प्रकार का है कि जब हम किसी चालक की बात करते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, चालक की बात करते हैं, सपोज हम किसी मेटल की बात करते हैं, धातु की बात, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, धातु की बात हम करते हैं तो जो धातु है वो किससे मिलकर बना होता है वो जानते हैं आप कि चाहे कोई भी पदार्थ है, धातु है अधातु है, इससे पहले हम बात करें तो वो किससे मिलकर बना होता है। पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एटम से मिलकर बना होता है ना, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब ये परमाणुओं के भीतर आप जानते हैं एक नाभिक होता है जो कि धनावेशित होता है, उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। ठीक है ना, अब आप जानते हैं कि यहाँ पर नाभिक जो है धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो है आकर्षण बल इसलिए कार्य करता है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिस कारण जो है ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता रहता है, उसके साथ बंधा रहता है। कौन सा बल है अगर बात करें तो इसको हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, कूलाम आकर्षण बल। यहां तक बातें सारी क्लियर है। अब जैसे कि हम ये जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो नाभिक के नजदीक होगा तो उस पर जो है आकर्षण बल ज्यादा लगेगा, है ना। और अगर नाभिक इलेक्ट्रॉन जो सपोज ये नाभिक है हमारा, ये न्यूक्लियस है, इसके पास वाली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ दूर वाली कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल होगा वो कैसा होगा, वो होगा मजबूत, इस पर ज्यादा मजबूत आकर्षण बल लगेगा। और ये जो दूर वाला इलेक्ट्रॉन है ना, इस पर जो है हमको कमजोर आकर्षण बल, मतलब यहाँ पर जो आकर्षण बल होगा वो कमजोर पड़ जाएगा, वीक हो जाएगा। मतलब कि नाभिक के नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण बल लगता है, जो कूलाम आकर्षण बल है, वो ज्यादा लगता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आकर्षण बल भी जो है कमजोर होता जाता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर कोई आकर्षण बल की कमी होने के कारण जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है बहुत लूजली मतलब कि बहुत ही कम शक्ति से अपने नाभिक से बंधा होता है, जिसको कि हम इजीली, जिसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं वहां से, जिसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हटा सकते हैं। कैसे हटाया जाता है इलेक्ट्रॉन को, या तो गर्म करके हटा दो या तो रगड़ करके, मतलब कि थोड़ी सी एनर्जी उसको दे दी, थोड़ी सी ऊर्जा दे दी तो वो जो है आसानी से निकल जाता है वहां से, आसानी से अपनी कक्षा से हट जाता है। ठीक है, और कई सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो कि अपनी किसी नाभिक से बंधे हुए नहीं रहते हैं, किसी नाभिक से बंधे हुए नहीं रहते हैं, बल्कि मुक्त अवस्था में रहते हैं। कैसी अवस्था में रहते हैं, मुक्त अवस्था में। और मुक्त अवस्था में ये पूरे परमाणु के भीतर ही नहीं बल्कि पूरे पदार्थ के भीतर जो है गति करते रहते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आया। तो फर्स्ट पॉइंट हमने ये देखा अब तक के डिस्कशन में कि अनेक इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, अनेक इलेक्ट्रॉन सामान्य ताप पर ही, मतलब कि जो कमरे का ताप है उस पर ही नाभिक के ये जो आकर्षण बल है जिससे वो बंधा हुआ है उससे मुक्त रहते हैं, फ्री रहते हैं। अनेक इलेक्ट्रॉन
सामान्यतः पर नाभिक के बंधन से मुक्त रहते हैं। ठीक है, और मुक्त रहने के कारण क्या होता है, अब ये किसी एक निश्चित वृत्ताकार कक्षा में थोड़ा ना घूमेगा, अब ये कहीं भी घूम सकता है। तो इसके बाद क्या करते हैं, तथा पूरे पदार्थ में कहीं भी गति कर सकते हैं, पूरे पदार्थ में कहीं भी गति कर सकते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन, याद रखेंगे इसे, बहुत ज्यादा रोल है इसका आगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन, इंग्लिश में हम इसे कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर हम इसका एक और नाम कहते हैं, या चालक इलेक्ट्रॉन भी इन्हें कहते हैं। तो ये बात समझ में आई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझने के लिए हमको काफी सारी चीजें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है। जैसे आप फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है जो कि पदार्थ के भीतर, जो सब्सटेंस है उसके भीतर, उसके अंदर कहीं भी घूम सकता है ना, मुक्त रूप से फ्रीली घूम रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो नाभिक का आकर्षण बल है, वो कार्यरत नहीं है, या फिर ये कह लीजिए वो बहुत कम कार्यरत है। ठीक है ना, तो इससे फ्री है, इसीलिए ये कहीं भी जो है पूरे पदार्थ में गति कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इस इलेक्ट्रॉन का हमने क्या नाम रख दिया भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन, हमने इसे कह लिया फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये वाला पॉइंट सबकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, पॉइंट दर पॉइंट बातें समझते जाएंगे तो आपको आसानी से समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। सेकंड पॉइंट देखिए, आप ये जानते हैं कि किसी चालक में या फिर किसी धातु में जो विद्युत धारा का प्रवाह है, उसको एक जगह से दूसरी जगह आवेश वाहक ले जाते हैं। आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। अब दो प्रकार के आवेश हमको परमाणु में देखने को मिल रहे हैं, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है, जो धनावेश है ये तो क्या है, न्यूक्लियस है, और ये क्या होता है, ये भारी होता है। तो आप जानते हैं जो भारी चीज होती है वो हिलने में जो है ज्यादा दिक्कत करेगी। तो नाभिक जो है, नाभिक तो नहीं घूम सकता है, आवेश को एक जगह से लेकर दूसरी जगह नाभिक नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो आवेश वाहक होगा किसी धातु के भीतर, धनायन भारी होते, ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से भी बंधे रहते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, है ना। तो आवेश वाहक का काम कौन करेगा, धातु के अंदर ये जो हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, यही आवेश वाहक का काम करते हैं। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही चालक के भीतर आवेश वाहक का कार्य करते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ आवेश वाहक की तरह हमको चालक के भीतर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश वाहक का कार्य करते हैं, ये बात भी हमें समझ में आ गई। ठीक है, तो अगर हमको ये बताना है कि किसी, अगर कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो सपोज हमारे पास ये एक पदार्थ है, सपोज हमारे पास ये एक पदार्थ है, देखो ध्यान से देखना, इस बात को समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सपोज हमारे पास ये पदार्थ है और इस पदार्थ के भीतर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है, तो हमें क्या पता लगेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन का क्या काम है भाई, आवेश वाहक का कार्य करना है ना। तो अगर ज्यादा आवेश वाहक होंगे तो ज्यादा धारा को ले जा पाएंगे, मतलब उस पदार्थ से होकर ज्यादा धारा प्रवाहित हो पाएगी, और कम आवेश वाहक होंगे यानी कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो कम धारा उस चालक से प्रवाहित हो पाएगी। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में मैं ये कह सकता हूं कि इस चालक की जो चालकता है, जो कंडक्टिविटी है, वो सीधा सीधा डिफाइन करने के लिए मुझे क्या जानना जरूरी है, मुझे जानना जरूरी है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे किसी चालक के भीतर तो वो डेफिनेटली ज्यादा आवेश वाहक होंगे, ज्यादा आवेश का प्रवाह कर पाएंगे, यानी उस चालक की चालकता बढ़ जाएगी। और मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो आवेश की चालकता चालक की चालकता जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर हमको किसी पदार्थ की या फिर किसी धातु की चालकता डिफाइन करनी है तो उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, उसके लिए हमको पता होना चाहिए उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि आवेश वाहक का काम कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को लिख सकते हैं, इस पॉइंट का हम ये लिख सकते हैं कि जो धातुओं की विद्युत चालकता है, धातुओं की विद्युत चालकता उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। धातुओं की विद्युत चालकता उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब जिस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी वो ज्यादा चालकता उसकी होगी, ज्यादा कंडक्टिविटी उसकी होगी। जिस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी तो उसकी चालकता भी उतनी कम होगी। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप जानते हैं सबसे ज्यादा सुचालक जो धातु होती है हमारी, यानी कि जिस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है, जरा नाम बताइए उसका, क्या नाम है उसका, उसका नाम है सिल्वर यानी चांदी। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है तांबे का नाम, है ना। तो तांबा जो है, कॉपर वायर जो है, हम लोग इसका यूज करते हैं। क्यों इसका नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि कॉस्टली होती है ना। तो चांदी हमको कॉस्टली पड़ जाता है, सिल्वर की तार हम नहीं लगा पाते हैं। लेकिन अगर हाईएस्ट कंडक्टिविटी हमको चाहिए, अगर हमको सर्वश्रेष्ठ चालकता चाहिए तो उसके लिए सिल्वर चांदी का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो तांबे के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा होंगे। इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन हमको कहां देखने को मिलेंगे, ज्यादा देखने को मिलेंगे। किसकी तुलना में, तांबे के भीतर, तांबे के पदार्थ के भीतर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। बात समझ में आए? ठीक है, तो इसीलिए चांदी की चालकता जो है सबसे अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होते हैं। इस पॉइंट को भी आप लिख लीजिए। ठीक है, तो आपको आसानी से जो है समझ में बात आएगी। चांदी क्या भाई, धातु है, सिल्वर में मुक्त इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक होते हैं। इसलिए चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो यहां तक आ गया हमारे पास ये समझ में कि जिसमें आवेश का प्रवाह। अब अगर हम बात करें तो हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर को समझा सकते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर को समझा सकते हैं, यानी चालक और कुचालक, सुचालक और कुचालक बोलते हैं ना हम, उनको समझा सकते हैं कि सुचालक कौन होते हैं, कुचालक कौन होते हैं। तो सुचालक वे पदार्थ होंगे या फिर वे तत्व या फिर वे धातुएं होंगी जिनके भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। कुचालक जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना के बराबर होते हैं, बहुत कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आवेश वाहक का कार्य नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उसमें जो है विद्युत का प्रवाह संभव नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए अब आप जो है समझा सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, इनकी अगर मैं गति की बात करूं, अब आती है बात इनके नंबर 4 पे, इनकी गति की। तो इनकी जो गति होती है, इनका जो मोशन होता है
वो यादृच्छिक होता है। मतलब कि आप डिसाइड नहीं कर सकते कि एक मोशन जो है, एक इलेक्ट्रॉन जो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो किस दिशा में गति करेगा। तो ये पदार्थ के भीतर ऐसे 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 लगभग सभी दिशाओं में गति करते हैं, ठीक है। और गति करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी होगा, है ना, वो भी क्या करेगा, वो भी ऐसे 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 गति करेगा। तो अपने रास्ते में ये बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग दिशाओं में गति कर रहे हैं। सोचो आप, है ना, जैसे एक गैस, एक बर्तन लेते हैं हम, उस बर्तन जो है गैस के अणु है ना। अब आप जानते हैं गैस के अणु जो है हर एक दिशा में गति करते हैं और गति करते करते एक दूसरे से भी टकरा जाते हैं। ठीक इसी प्रकार मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है यादृच्छिक दिशाओं में गति करते हैं और उसमें क्या होते हैं, एक दूसरे से ये टकराते रहते हैं, है ना, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिस कारण इनका वेग जो होगा, इनका वेग जो होता है वो क्या होता रहेगा, निरंतर बदलता रहेगा। अरे टकराएंगे तो दिशा बदलेगी, दिशा बदल रही है मतलब वेग बदल रहा है ना। तो इनका जो वेग है वो निरंतर परिवर्तित तो होते रहता है। बात समझ में आई? तो ये एक दूसरे से टकराते रहते हैं, टकराने के कारण इनका वेग निरंतर बदलता रहता है, ठीक है। और इनकी जो गति होती है वो क्यों होती है, ऊष्मीय ऊर्जा के कारण। इनके अंदर कौन सी ऊर्जा रहती है, ऊष्मीय ऊर्जा रहता है, थर्मल एनर्जी रहती है, ठीक है। इसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग दिशाओं में गति करता है, टकराते रहता है, तो उसका वेग जो है परिवर्तित होते रहता है। अगर मैं यहाँ पर औसत वेग की बात करूं, इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी, तो जैसे सपोज हमारे पास औसत वेग को हम लोग v बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन का वेग u1 है, एक इलेक्ट्रॉन का वेग u2 है, एक इलेक्ट्रॉन का वेग u3 है, ठीक है। सपोज इसी प्रकार से हमारे पास बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, उनका वेग जो है u1 है। तो अगर मैं इसको n से डिवाइड कर दूं तो ये हमारे पास औसत वेग आ जाएगा और ये जो है 0 के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो यादृच्छिक गति होती है, इसका योग हमेशा 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका योग हमेशा 0 होता है। किसका, जो भी उसका वेग है, सारे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वेग अगर मैं जोड़ दूं तो वो 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। इसका, या फिर ऐसे लिख लीजिए, औसत वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग हमेशा 0 होता है, ठीक है ना। अब इस कारण हम ये बात कह सकते हैं कि इसमें एक स्टेडी जो वेलोसिटी है, जिस कारण हमको जो है इलेक्ट्रॉनों का एक स्थिर यानी एक नियत वेग हमको देखने को मिलता है। मतलब कि सपोज अगर मैं धातु के एक तार को ले लूं, ठीक है। इस तार के अगर मैं सिरों पर बैटरी लगा दूं, इस तार के सिरों पर अगर मैं बैटरी लगा दूं तो इलेक्ट्रॉनों को अब क्या मिल जाएगी, एक दिशा मिल जाएगी, एक डायरेक्शन मिल जाएगी चलने के लिए, है ना। तो वो जो है, जैसे सपोज इलेक्ट्रॉन पर तो ऋण आवेश होता है, तो वो इस दिशा में गति करेंगे, धनावेश की दिशा में, है ना। लेकिन यहाँ पर एक बात आपसे बता दी जाए कि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन का त्वरण, इलेक्ट्रॉन क्या त्वरण होगा इलेक्ट्रॉन का, आप जानते हैं A इज इक्वल टू होता है F/m, है ना। F जो है, ये F कौन सा बल है, यहाँ पर है स्थिर वैद्युत बल, है ना, स्थिर वैद्युत बल, जो कि होता है A इज इक्वल टू E। ये बातें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, ठीक है। QE होता है, यहाँ पर जो है E जो है इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लेंगे यहाँ पर, ठीक है, अपॉन M जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इतना जो है त्वरण हमको देखने को मिलेगा किसमें, एक इलेक्ट्रॉन में। ध्यान दीजिए, ये जो त्वरण है, इस नेट त्वरण, यहाँ पर कोई हमको त्वरण देखने को मिल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है एक्सिलरेटेड है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पर जो नेट त्वरण है वो नहीं होता है। नेट त्वरण का मान जो है वो 0 होता है, जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो वेग है, उस वेग में हमको वृद्धि होती हुई नहीं दिखती है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है फ्री इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है धातु के आयनों से लगातार टकराते रहेगा, है ना। जैसे ही टक्कर इसकी होगी तो अपनी एनर्जी रिलीज करते रहेगा, इसकी एनर्जी खोती रहेगी, और जो इसको एनर्जी मिलेगी, जो इसको वेलोसिटी मिलेगी, उसके बाद ये अगली बार टकराएगा किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से, है ना, दूसरे आवेश से, फिर ये अपनी एनर्जी खो देगा। इस कारण हमको देखने को मिलता है कि जैसे ही यहाँ पर इसको
यहाँ जैसे यहाँ पर इसको वेलोसिटी मिली, ये चलना शुरू हुआ, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंची, तुरंत इसकी टक्कर हो गई, वापस से इसकी वेलोसिटी जो है चेंज होकर के लोवेस्ट वैल्यू पर आ गई, फिर वापस इसने अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी हासिल करी, फिर जो है फिर इस वापस से टक्कर हो गई, फिर वापस से इसकी वेलोसिटी मिनिमम पॉइंट पर आ गई। कहने का मतलब ये है कि पूरी जो प्रक्रिया है इसके दौरान इलेक्ट्रॉन के वेग में हमको वृद्धि जो है वो होती हुई नहीं दिखती, एक नियत वेग ही हमको दिखता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उससे ही घूमता रहता है। ठीक है, जो ये नियत वेग है, जो ये फिक्स वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन जो है गति कर रहा है, उसको ही हम अनुगमन वेग कहते हैं, उसको ही हम अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, सो ये लास्ट पॉइंट है हमारे पास, इस लास्ट पॉइंट पे हम लोग लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैंने आपको एक्सप्लेन करा, इसको अगर हमको लिखना है किसी चालक के सिरों पर सिरों के बीच विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा त्वरण विभव की दिशा में प्राप्त औसत वेग को मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहते हैं। तो ये था हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ये था हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो है ताप यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है बहुत ज्यादा तक। ठीक है, और इसके अलावा जो विभवांतर है, जो विभवांतर हम आरोपित कर रहे हैं उस पर भी ये निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वो ताप पर और उनके बीच के जो विभवांतर है उसके सिरों पर जो विभवांतर हमने आरोपित करा हुआ है चालक तार के सिरों पर, उस पर भी ये निर्भर करता है। ठीक है, सो ये बातें ध्यान रखेंगे। ये था हमारे पास अनुगमन वेग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, फिर से ध्यान रखेंगे हम लोगों ने जो जो बातें सीखी। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसीलिए मैंने आपको पॉइंट वाइज समझाया। हम देखते हैं कि अनेक इलेक्ट्रॉन जो है सामान्य ताप पर ही नाभिक के बंधन से मुक्त रहते हैं और इनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये पूरे पदार्थ में कहीं भी जो है फ्रीली गति कर सकते हैं, मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम चालक इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है यही वो कारक हैं जो चालक के भीतर आवेश वाहक का कार्य करते हैं, यानी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन करता है चालक के भीतर। इस पॉइंट को ध्यान रखना। ठीक है, धातुओं की विद्युत चालकता हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। अगर किसी धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं, अगर किसी धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है, दूसरी धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 है, तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी वो धातु अधिक विद्युत चालक होगी। सिंपल सी कहानी है। ठीक है, इसीलिए हम ये देखते हैं कि चांदी सिल्वर की जो विद्युत चालकता है वो सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो सबसे अधिक होती है अन्य धातुओं की तुलना में। अब हम बात करते हैं जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये पदार्थ के भीतर गति तो करते हैं, लेकिन ये गति किस प्रकार से करते हैं? तो ये गति जो है यादृच्छिक होती है। यादृच्छिक मतलब अलग अलग दिशाओं में ये गति करते हैं और टकराते रहते हैं। टकराने के बाद फिर ये दूसरी दिशा में गति करते हुए लगातार ये टकराते रहते हैं। ठीक है, ये जो गति होती है इनकी ऊष्मीय ऊर्जा के कारण होती है और सामान्य ताप पर भी जो है हमको ये मोशन करते हुए दिखते हैं। ठीक है, तापमान बढ़ाऊंगा तो गति जो है ज्यादा होने लगेगी, सिंपल सी बात है। अगर मैं औसत वेग देखूं इनका, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग जो है ये हमेशा शून्य होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग क्या होता है? हमेशा शून्य होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सॉरी यहाँ पर n आएगा, कैपिटल N जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निरूपित कर रहा है।
तो मैं देखता हूँ इनका औसत वेग क्या होता है, 0 आता है। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है अनुगमन वेग को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अनुगमन वेग में हम क्या बात करेंगे कि अगर हम किसी चालक तार को ले लें और उसके सिरों के बीच में विभवांतर आरोपित कर लें, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है त्वरित हो जाएंगे। त्वरित होने के बावजूद वो त्वरित होने के कारण वो किसी एक दिशा में गति हमारे करने लगेंगे, ठीक है। जिस कारण हम देखेंगे कि यहाँ पर कोई नेट त्वरण हमको मुक्त इलेक्ट्रॉन में देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर जो हमको वेग है वो एक नियत मान से ऊपर जाता हुआ नहीं दिखता, यानी कि जो वेग होता है वो एक नियत मान उसका होता है, ठीक है। तो हम इसी को ही अनुगमन वेग कहते हैं। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉन द्वारा त्वरण विभव की दिशा में प्राप्त औसत वेग या फिर नियत वेग भी आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। इसको ही हम अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये तापमान यानी टेम्परेचर और विभवांतर यानी कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हमने जो तार के सिरों के बीच लगा रखा है उस पर इसका मान निर्भर करेगा। सो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपने आज की क्लास में कुछ नया जरूर सीखा होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीजों को रिवाइज करके भी एक बार जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।